हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन की, चिट्ठियों की, भारत का पोस्टल रेवोल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देर के सुनते हैं भारत डाक की कहानी। भारतीय डाक व्यवस्था की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। इसके संगठित रूप के प्रमाण मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे साम्राज्य में गोपनीय रिपोर्ट्स भेजने और सूचना संचार के लिए एक व्यवस्थित नेटवर्क स्थापित किया था। इस व्यवस्था को आगे सम्राट अशोक 274 ईसा पूर्व ने और अधिक विकसित और व्यापक बनाया। इससे भी पहले फारसी साम्राज्य के शासक साइरस 580 से 529 ईसा पूर्व और डेरियस प्रथम ने संदेश भेजने के लिए चापरखाने नाम से रिले स्टेशन स्थापित किए थे। माना जाता है कि इस प्रणाली का प्रभाव बाद में भारतीय उपमहाद्वीप की संचार व्यवस्था पर भी पड़ा। प्राचीन भारत की डाक, संदेश और राज्य के रास्ते। पुराने भारत में जब रेडियो, इंटरनेट या रेल थी नहीं, तब भी राज्य और साम्राज्यों के लिए संदेश भेजना जरूरी था। उस जमाने में मेल भेजने का जरिया पोस्ट ऑफिस नहीं था, बल्कि कुरियर्स, घोड़े या पैदल दौड़ने वाले संदेश वाहक हुआ करते थे। अगर कभी किसी बड़ी इंफॉर्मेशन, जंग की खबर, हुक्म या व्यापार का संदेश भेजना हो, तो वो संदेश वाहक ही ले जाता। चंद सदियों पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक जब 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, तब से मैसेंजर पोस्ट सिस्टम चलाया गया। मतलब कि सल्तनत के संदेश दूर दूर भेजने के लिए कुरियर नेटवर्क था। बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाया। हॉर्स और फुट रनर्स दोनों इस्तेमाल हुए। मेल स्टेशन, डाक चौक बने और संदेश रिले पोस्ट सिस्टम के थ्रू आगे आगे भेजे जाने लगे, जैसे मौर्य साम्राज्य में होता था। फिर 16वीं सदी की शुरुआत में, जिस समय शेरशाह सूरी 1541 से 1545 ने हुकूमत की, उन्होंने डाक व्यवस्था को एक नया रूप दिया। उन्होंने एक घोड़े वाले डाक, माउंटेड पोस्ट शुरू की। मतलब कुरियर दौड़ने वाले लोगों के बजाय घोड़े पर मेल भेजना। साथ ही उन्होंने पुराने ट्रेड रूट को दोबारा मजबूत किया, जो आज हम जानते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है। मतलब उसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। उस रास्ते पर वो लगभग 4800 किलोमीटर का नेटवर्क बनाए। वहां पर हर कुछ दूरी पर डाक चौकी और सराइयां, आराम घर बनाए गए, जहां घोड़े बदले जाते या कुरियर्स आराम करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत मेल कुरियर का काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि रनर्स या हॉर्स कुरियर्स को जंगल, पहाड़, जंगली जानवर, डाकू, मौसम की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। अगर संदेश दूर मंडल या फ्रंटियर में भेजना हो, तो खतरा और समय दोनों ज्यादा लगते थे। और सबसे बड़ी बात, ये पोस्टल व्यवस्था आम जनता के लिए नहीं थी। ये ज्यादातर सल्तनत या राज्य, फौज, व्यापार या अमीर लोगों के लिए ही थी। गरीब किसान, मजदूर या आम व्यापारी के लिए पत्र भेजना या खबर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत की डाक व्यवस्था, चाहे कुरियर हो, घोड़ा हो या रिले स्टेशन, मेल का सीधा पूर्वज दिया। लेकिन वो एक यूनिफाइड पोस्टल नेटवर्क नहीं था जो हर गांव हर आम आदमी तक पहुंचता हो। यह व्यवस्था अधिकतर राज्य सत्ता, फौज व्यवस्था, व्यापार या अमीरों के लिए ही थी। कंपनी राज और अंग्रेजी डाक की शुरुआत। जब 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा, तब डाक व्यवस्था को एक नई सोच की जरूरत समझ आई। पहले से चल रहे मुगल और सल्तनत की डाक व्यवस्था सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित थी और आम जनता के लिए आसान उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों के लिए यह काफी थी, लेकिन उनके ऑफिसेस और फैक्ट्रीज के बीच डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को समय पर भेजना मुश्किल था। 1700 के आसपास कंपनी ने कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे के बीच कुरियर और डाक नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पहले के दौड़क और हवलदार के बजाय ऑफिशियल डाक घर और क्लर्क्स को नियुक्त किया गया, जो संदेश और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखते और नियमित रूप से शेड्यूल के मुताबिक डिस्पैच करते। 1766 के आसपास पहली बार निर्धारित रास्ते और पोस्टल ऑफिसेस बनाए गए, जो व्यापार और सरकारी कामों के लिए भरोसेमंद संचार प्रदान करते थे। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में पोस्टल सिस्टम को और व्यवस्थित करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पोस्टल डिपार्टमेंट कहा गया। इससे डाक को एक ऑफिशियल और रेगुलेटेड रूप मिल गया। 1816 में थॉमस वैगॉन ने
मेल कोचेस और घोड़े का इस्तेमाल बढ़ाया, जिससे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के बीच मेल सर्विसेज रेगुलर हो गई। पहले पत्र और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में हफ्तों लगते थे, लेकिन अब कुछ दिनों में पहुंचने लगे। रेलवेज के आने से 1830 के दशक में डाक और तेज और भरोसेमंद हो गया। अंग्रेजी डाक में टैरिफ और पोस्टेज सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। पहले हर जगह के लिए अलग शुल्क होता था, जो आम आदमी के लिए कंफ्यूजन और महंगाई का कारण था। 1837 में इंडिया का पहला ऑफिशियल पोस्ट एक्ट पास हुआ, जिसमें स्टैंडर्ड रेट्स, पोस्टल रूट्स और ऑफिस का शेड्यूल तय हुआ। यह अंग्रेजी डाक का पहला मॉडर्न स्टेप था, जो 1854 के आधे आना पोस्टल सिस्टम की बुनियाद बना। इस प्रकार ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजी डाक ने भारत में सेंट्रलाइज्ड, रिकॉर्डेड और रिलेटिवली रिलायबल पोस्ट सर्विस का फाउंडेशन रखा। पहली बार ऑफिसर्स, क्लर्क्स और डिफाइंड रूट्स के साथ मेल सर्कुलेशन का एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर बना, जो आगे चलकर 1854 के सुधार और आधे आना डाक का रास्ता तैयार करता है। 1850 के दशक की शुरुआत में भारत में पत्र व्यवहार बहुत असुविधाजनक था। पत्र भेजने में समय लगता, खर्चा ज्यादा होता और भरोसा कम था। इस समय सिंध प्रांत के प्रशासक सर बर्टले फ्रेरे ने सोचा कि अगर पत्र भेजने से पहले ही शुल्क चुकता हो जाए तो पत्र सुरक्षित और समय पर पहुंच सकता है। इसी सोच से 1852 में भारत का पहला चिपकाने वाला स्टैंप या मुद्रा, जो स्किंडेडॉक के नाम से जाना गया, तैयार हुआ। 1 जुलाई 1852 को इस मुद्रा का प्रदर्शन हुआ। इस स्टैंप का रंग लाल था और इस पर एक प्रतीक और कुछ शब्द लिखे गए थे, जो सरकारी स्वीकृति को दिखाते थे। पहली बार पत्र के लिए ऐसा व्यवस्था बनाया गया जहां भेजने वाले को पता था कि पैसे पहले ही चुकता हो गए हैं और पत्र सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इससे व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों को पत्र पहुंचाने में निश्चिंतता और भरोसा मिला। स्किंडेडॉक का डिजाइन सरल था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। यह मुद्रा सिर्फ एक पत्र पर चिपकाना नहीं था, बल्कि पत्र भेजने की एक नई सोच और व्यवस्था को प्रदर्शित करता था। पहले भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच पैसा और समय का हिसाब हमेशा उलझन का कारण बनता था, लेकिन इस नए मुद्रा ने यह समस्या दूर कर दी। यह मुद्रा शुरू में ही सिर्फ सिंध के क्षेत्रों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका सफल प्रयोग ब्रिटिश प्रशासन को प्रेरित कर गया कि वो पूरे भारत में इस तरह के मुद्रा लागू करें। यही पहला कदम था जो 1854 के डलहौजी सुधार से पहले भारत में एक व्यवस्थित और सस्ती डाक की बुनियाद रखता है। आज भी पत्र लेखन का शौकीन और ऐतिहासिक इस मुद्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी पहल और सही व्यवस्था देश के संपर्क और संचार को बदल सकती है। इससे भारत में आधुनिक पत्र व्यवहार की शुरुआत हुई और लोगों के बीच लिखित संदेश को एक नए रूप में लाने का मार्ग तय हुआ। 1854 के डलहौजी सुधार और आधे आना का युग। 1850 के दशक के मध्य तक भारत में डाक की व्यवस्था अब भी बिखरी हुई और महंगी थी। आम लोग दूर के शहरों या प्रांतों में पत्र भेजने से कतराते थे, क्योंकि हर जगह अलग अलग शुल्क और डिलीवरी का भरोसा नहीं था। इसी समय लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने देखा कि देश को सच में जोड़ने के लिए सिर्फ सड़क और रेल ही नहीं, बल्कि एक एकजुट सी सस्ती डाक सिस्टम भी होनी चाहिए। 1854 में डलहौजी के प्रशासन में एक नया कानून बना, जिसमें यूनिफॉर्म रेट्स और एक नेशनल पोस्टल नेटवर्क का विचार रखा गया। इस नए सिस्टम में पहली बार आम आदमी भी अपनी जेब से पत्र भेज सकता था और डिलीवरी का भरोसा था। पत्र भेजने का खर्चा लगभग आधा आना रखा गया, जो कि तब एक बहुत छोटी रकम थी और आम लोगों के लिए अफोर्डेबल थी। इस नए कानून ने पत्र लेखन और भेजने को हर वर्ग के लिए उपलब्ध बना दिया। इस नए सिस्टम के साथ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क तैयार हुआ। ऊपर एक केंद्रित प्रशासन, नीचे मुख्य डाकघर और उनसे जुड़े छोटे डाकघर। पहले पत्र का सफर अनिश्चित और किस्मत पर निर्भर होता था, लेकिन अब एक तरह की रिलायबिलिटी आने लगी। सरकारी फाइल, व्यापारी कागज और पारिवारिक संदेश सब एक ही नेटवर्क से जाने लगे। आधे आना का टिकट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें पत्र पर टिकट चिपकाना और शुल्क चुकता करना एक नई आदत बनी। आधे आना के टिकट एक विश्वास की निशानी बन गया। लोग समझने लगे कि जब टिकट लग गया तो पत्र चला ही गया है। इससे सरकारी हिसाब और अकाउंटिंग भी आसान हो गई और आम लोगों को भी भरोसा हुआ। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि पत्र अब सिर्फ व्यापार या सरकारी काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भी लिखित संदेश को आम बना दिया। ये एक पत्र व्यवहार की क्रांति थी। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से आम लोग दूर बैठकर भी अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते थे। व्यापारियों के लिए पत्र के माध्यम से समय पर डील और हिसाब किताब करना मुमकिन हुआ और पारिवारिक रिश्तों में दूरी को पत्र के जरिए कम महसूस कराया जाने लगा। डाक और व्यवहार।
19 और 20वीं सदी का ग्रोथ। 1954 के डलहौजी सुधार के तुरंत बाद भारत में डाक व्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। रेलवे की शुरुआत के साथ पत्र और सामान भेजने का काम बहुत तेज हुआ। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच खुली और इससे डाक के लिए कई संभावनाएं खुल गईं। अगर आप रेलवे के बारे में सुनना चाहते हैं तो इंडिया अनवेल्ड पे आपको मिल जाएंगे 3 एपिसोड्स इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में। चेक इट आउट। रेल और डाक का मेल व्यापारियों के लिए एक बड़ा उपहार साबित हुआ, क्योंकि अब पत्र सिर्फ कुछ दिनों में दूर के शहरों तक पहुंच जाता था, जबकि पहले हफ्तों लगते थे। 1860 के दशक में डाकघर और छोटे सब पोस्ट ऑफिस का जाल देश के कोने कोने तक फैल गया। 1861 में मनी ऑर्डर सिस्टम शुरू हुआ, जिससे पैसा भेजना भी सुरक्षित और तेज हो गया। व्यापारी इस व्यवस्था का फायदा उठाने लगे और फसल, कपड़ा और अन्य माल का लेन देन पत्र के माध्यम से सुरक्षित हो गया। 1863 में बॉम्बे और कैलकाटा के बीच रेगुलर मेल कोचेस और रेल पोस्ट सर्विसेज चलने लगी, जिससे पत्र का सफर और तेजी से होने लगा। 1883 में ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार ऑफिशियल पोस्टेज स्टैंप इशू किया, जिसमें विक्टोरिया का प्रतीक छपा गया था। इससे व्यापारी और सरकारी करस्पॉन्डेंस और विश्वसनीय बन गया। 1890 के दशक में डाकघर के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि बंगाल, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे के व्यापारी एक दूसरे को रोजाना पत्र भेजते और पत्र की संख्या लगभग 20 मिलियन पर साल तक पहुंच गई थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डाक और व्यापार का मेल और गहरा हो गया। 1900 के आसपास रेलवेज और स्टीमर्स के जरिए लेटर्स और पार्सल्स दूर के देशों तक भेजने जाने लगे। इस समय इंडियन पोस्टल सर्विसेज ने इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज के लिए 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत की। व्यापारियों के लिए फिर से यह समय एक सुनहरा दौर था। कपड़े, मसाले, फसल और अन्य माल के व्यापारी अब पूरे भारत में अपने ग्राहक और समझौते कर सकते थे। पत्र व्यवस्था और रिलायबल डिलीवरी ने व्यापार को एक नई रफ्तार दी और आम लोगों को भी सस्ती और सुरक्षित कम्युनिकेशन का फायदा मिलना शुरू हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी के रिकॉर्ड्स और व्यापारी डायरीज दिखाते हैं कि किस तरह पोस्टल नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए एक डायनामिक लाइफलाइन बन गया था। प्रेम, परिवार और सामाजिक रिश्तों में डाक का प्रभाव। 1854 के डलहौजी सुधार और आधे आना सिस्टम के बाद डाक का प्रभाव व्यापार और सरकारी काम तक सीमित नहीं रहा। जैसा कि हमने सुना, गांव-गांव, कस्बे और शहरों में आम लोग पत्र भेजने लगे। 1860 के दशक से लेकर 1870 के दशक तक की पारिवारिक पत्र व्यवस्था दिखाती है कि दूर के रिश्तेदार, सिपाही और नौकरी करने का युवा अपने परिवार से लगातार लिखित संबंध बना रहे थे। पत्र सिर्फ खबर नहीं लेकर आते, बल्कि भावना, संवेदना और रिश्तों की गहराइयों को भी कन्वे करते थे। फौज में तैनात सिपाही अपनी माँ बाप और भाई बहन को लिखित पत्र भेजने लगे। 1865 के आर्काइवल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि सिपाही अपनी तैनाती जगह, सेहत, तनख्वाह और छुट्टी का जिक्र करते और कब घर वापस आ सकते हैं ये सब लिखते थे। पहले जब डाक महंगा और अनरिलायबल था, ऐसे पत्र बहुत कम मिलते थे। आधे आना और सस्ती डाक ने इन पत्रों को आम बना दिया था। प्रेम पत्र और लड़के लड़की के रिश्ते में भी डाक का महत्व दिखाई देता है। 1870 के दशक में कई जगह से ये रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि नौकरी या पढ़ाई के लिए दूर बसने वाले युवा अपने प्रेमी या प्रेमिका को पत्र भेजते, तीज, जन्मदिन और अन्य यादगार दिनों पर भी। कुछ डायरी और कुटुंब ग्रंथों में लिखा है कि एक युवा ने अपनी प्रेमी को 14 फरवरी 1875 को पहला प्रेम पत्र भेजा, जिसमें उसने अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त किए। गांव और कस्बे में डाकिया का भी एक अलग ही किरदार था। कई लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, इसलिए डाकिया पत्र पढ़कर सुनाता और कभी कभी बोलकर लिखवा भी लेता। कई जगह की यादों में ऐसा भी मिलता है कि डाकिया ने किसी छुपे प्रेम पत्र को बिना शोर मचाए सही हाथ तक पहुंचाया। इस तरह डाक ने सिर्फ कागज नहीं, बल्कि रिश्ते, राज और भावनाओं को एक से दूसरी जगह ले जाना शुरू किया। पत्र ने दूरी को कम महसूस करवाया, व्यक्तियों के बीच भरोसा और संवेदना बढ़ाई और पारिवारिक और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाया। 19वीं शताब्दी के पत्र आज भी दिखाते हैं कि सस्ती और विश्वसनीय डाक सिस्टम का असर किस तरह समाज के हर स्तर तक पहुंच गया था। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय डाक और मॉडर्नाइजेशन 1947 से 80 तक, 1947 to 1980s। 1947 में भारत की आजादी के बाद पूरे देश के पोस्टल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना एक बड़ी चुनौती थी। आजादी से पहले अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में अलग अलग पोस्टल रूल्स और रेट्स थे।
15 अगस्त 1947 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1948 1948 से पूरे भारत का पोस्टल सिस्टम एक नेशनल फ्रेमवर्क में लाना शुरू किया। इस दौर में पोस्टल इंटीग्रेशन कमिटीज का गठन हुआ, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के डाक सिस्टम को मर्ज करके एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश की। 1950 के दशक में रूरल पोस्टल एक्सपेंशन पर फोकस हुआ। 1950 से 1960 के बीच लगभग 1.5 लाख नए डाकघर गांव-गांव खोले गए, जिससे दूर दराज के इलाकों में लोगों के मेल और फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। 1 जुलाई 1972 को 1972 को पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन सिस्टम को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया। यह सिस्टम शहरों और गांवों के लिए मेल डिलीवरी को ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। हर एरिया को 6 डिजिट पिन कोड दिया गया, जिससे पोस्टल सॉर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेट और रिलायबल हो गई। इस दौर में पोस्टल सिस्टम सिर्फ मेल डिलीवरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सर्विसेज में भी एक्सपैंड हुआ। 1960s और 70s में इंडिया पोस्ट ने सेविंग्स बैंक, मनी ऑर्डर्स और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जैसे स्कीम्स लॉन्च की, जो आम आदमी के लिए सुरक्षा और फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी का जरिया बनी। 1970 में स्पीड पोस्ट पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत भी हुआ, जो एक्सप्रेस डिलीवरी की तरफ एक पहला कदम था। स्वतंत्रता के बाद स्टैम्प्स का डिजाइन और थीम भी देश के कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को दर्शाने लगा। 1950 के दशक में पहली बार रिपब्लिक ऑफ इंडिया के स्टैम्प्स रिलीज हुए, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, फ्रीडम फाइटर्स और कल्चरल मोटिव्स का चयन किया गया। 1970 के दशक में इंडिया पोस्ट ने थीमेटिक और कमेमोरेटिव स्टैम्प्स इशू करना शुरू किया, जो देश के लोगों के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस का जरिया बने। 1980s के अंत तक इंडियन पोस्ट एक मॉडर्न और इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन गया था, जहां मेल डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रूरल आउटरीच और फिलाटेली सब एक साथ चल रहे थे। इस दौर में पोस्टल रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स ने बेस तैयार किया, जो आगे चलकर 1990s के डिजिटल और एक्सप्रेस एरा का फाउंडेशन बनने वाला था। डिजिटल युग और आज का पोस्टल नेटवर्क। 1990 के दशक से लेकर आज तक इंडियन पोस्ट ने अपनी डाक व्यवस्था को सिर्फ पत्र या पार्सल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने आप को एक बड़े सर्विस नेटवर्क के रूप में दोबारा डिजाइन किया। 1986 में जब स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी, तो यह एक छोटा कदम था, लेकिन आगे चलकर उसने मॉडर्न एक्सप्रेस डिलीवरी और पार्सल व्यापार की दुनिया बदल दी। नए युग की शुरुआत 2000 में हुई, जब 2008 में प्रोजेक्ट एरो के तहत पोस्ट ऑफिसेस को आधुनिक रूप देने की योजना शुरू की गई। इससे मेल ऑफिसेस को रेनोवेट किया गया, कस्टमर फ्रेंडली बनाया गया और व्यक्तियों को एक सुधरी हुई सुविधा मिली। फिर 2012 में जब आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लागू हुआ, तो पूरा पोस्टल नेटवर्क डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने लगा। डेटा एंट्री, मेल ट्रैकिंग, अकाउंटिंग सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। फिर 1 सितंबर 2018 को एक और बड़ा मोड़ आया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB, इसका उद्घाटन हुआ। इसने डाकघर को बैंकिंग घर बना दिया, जहां लोग पैसा जमा करा सकते थे, यूटिलिटी बिल भर सकते थे और छोटे मोटे फाइनेंशियल काम आसान तरीके से हो सकते थे। IPPB ने रूरल और दूर गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का सपना सच करने की शुरुआत की, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और पीस ऑफ माइंड दोनों बढ़े। डिजिटल सावधानी और सुविधा के माध्यम से इंडिया पोस्ट ने अपनी मेल सिस्टम भी मॉडर्नाइज की। 2025 में एक नई डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी APT लागू हुई, जिसने 1,70,000 से ज्यादा डाकघरों को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा। ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स को स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स दिए गए, ताकि गांव-गांव तक पार्सल ट्रैकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, QR, UPI और बैंकिंग सुविधा पहुंच सके। इससे पोस्टल डिलीवरी, फाइनेंस और ई-कॉमर्स डिलीवरीज का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन गया। आज इंडिया पोस्ट सिर्फ पत्र या पार्सल भेजने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक बहुसेवा संस्था है। मेल, पार्सल, बैंकिंग, बिल्स, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स सब कुछ। रूरल और अर्बन दोनों तरफ के लोग इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम पूरे सफर को देखें, पुराने दौड़ने वाले कुरियर से लेकर चिपकाने वाली स्टैंप तक, फिर रेल, मेल, स्पीड पोस्ट और आज के डिजिटल बैंकिंग और ट्रैकिंग तक, तो पता चलता है कि भारत की डाक व्यवस्था ने कितना बड़ा बदलाव देखा है, और यह बदलाव अभी जारी है। तो ये था इंडियन पोस्ट के बारे में, फ्रॉम द हिस्ट्री टू द मॉडर्नाइजेशन। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस एपिसोड, शेयर इट विद फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर इंडिया अनवील्स एपिसोड लिस्ट to get to know more about your India.
I'll come up with a new episode real soon. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled.